हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की 6th क्लास की सीरीज चल रही थी। उसका चैप्टर नंबर 5 है और उसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 की क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं सोचा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आधा आधा हो जाएगा, इसलिए आप देख भी लेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो इसका नाम देखिए, मेन डोमेन्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। मतलब पृथ्वी के जो जो अंग हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा और बहुत इजी रहेगा आपको। ठीक है, जैसे कि ये जितने महासागर वगैरह हैं ये आपको कल पढ़ाए जाएंगे अगली वीडियो में, यानी कि शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक, इंग्लिश में नाम लिखा है। जैसा कि आप पहले अध्याय पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जीवन है। आपको पता ही है, पृथ्वी ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन है, क्योंकि यहाँ पे पानी है। ठीक है, एक मॉडरेट टेम्परेचर जहाँ पे इंसान रह सकता है, इसलिए एकमात्र ऐसा ग्रह है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा, पानी, ऐसा बताया मैंने। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिससे पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, जैसे पृथ्वी का ठोस भाग जो जहाँ पे हम रह सकते हैं, उसे कहते हैं भूमंडल। और भूमंडल को इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर। मैं आपको इंग्लिश वर्ड जरूर बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, और ये लिखना बहुत जरूरी है। आप याद रखेंगे, अपने जो नोट्स बनाएंगे आपको बहुत इसमें मदद मिलेगी। ठीक है, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। जहाँ हम रहते हैं, ठोस जगह पे, पृथ्वी की ठोस जगह जहाँ पे हम रहते हैं वो क्या है, भूमंडल हिंदी में, और इंग्लिश में लिथोस्फीयर। और देखो, पृथ्वी के अंदर बहुत चीजें, जैसे जल है, महासागर है, महाद्वीप है। तो हम जो ठोस पार्ट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, देश जिसे कह लेते हैं एक तरीके से हम, भूमि का टुकड़ा, वो लिथोस्फीयर हो जाता है। ठीक है, गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, इसे कहते हैं वायुमंडल। ठीक, और जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के ये सारी गैसें इंपॉर्टेंट जो पाई जाती हैं, इन कितने परसेंट में पाई जाती हैं आगे चैप्टर में मिलेगा, फिर भी आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसे कहते हैं जलमंडल। ठीक, जलमंडल में जल ही की सभी अवस्थाएं, जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प, जो सम्मिलित है। जैसे कि बर्फ होती है वो भी सम्मिलित है जलमंडल में। ठीक है, जैसे जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं वो इसमें सम्मिलित है। ये सारी चीजें सम्मिलित है। इसको ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा, इंग्लिश बताना इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा वर्ड है, लिथोस्फीयर हो गया भूमंडल, वायुमंडल हो गया आपका एटमॉस्फेयर। ये तो सब अपने ज्यादा यूज करते हैं कि एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहेगा, ज्यादा वर्ड यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद जलमंडल। जलमंडल में क्या है, जैसे हाइड्रो क्या होता है, पानी। तो हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर क्यों लगता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो उसका जो दिखने का तरीका है वो ऐसा ही है, जो उसकी एकदम तो चित्र देखा जाए तो पृथ्वी का, वो स्फीयर के तरीके से, पूरा गोल नहीं है, इसलिए इसमें स्फीयर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद जीव मंडल एक सम्मिलित क्षेत्र है, उसके बाद क्या है जीव मंडल। जीव मंडल एक अलग चीज है, जीव मंडल एक अलग चीज है। ठीक है, ये सब आप लिख लेना जरूर, आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। जो जीव मंडल को कहते हैं बायोस्फीयर, जीव मंडल। अभी कुछ दिनों बाद जब थोड़ा सा रीच बढ़ेगा और हम अपने टेलीग्राम का एक ग्रुप बना रहे हैं, 5-6 दिन में रेडी हो जाएगा। उस पर आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, चाहे मैं एनसीईआरटी का डाल दिया करूँगा, चाहे अपने हाथ से बना के डाल दिया करूँगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपको आसानी रहेगी। आपको हिंदी इंग्लिश की बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, जीव मंडल कहते हैं, उसमें मैं लेता हूँ भूमंडल को कैसे कहते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक, उसके बाद ये जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। ये आपको इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो किसी में। ठीक, उसके बाद एटमॉस्फेयर। इसको कहते हैं वायुमंडल। ठीक, ये थोड़े शब्द थे, वो आपको जरूरी थे बताना। उसके बाद भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, हाइड्रो का अर्थ है जल। तो ये सारे अर्थ हैं, इनसे लिया गया, पेड़ लगा दिया क्योंकि हमारी पृथ्वी के लिए यूज होता है। भूमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, लिथोस्फीयर पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, बताया मैंने। ये भूपर्पटी मतलब अर्थ होती है। ठीक है, इसके ऊपर की जो परत होती है, जो हमारी मिट्टी है, उसकी परत को कहते हैं भूपर्पटी, जो सबसे ऊपरी परत है, कि चट्टानों तक मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है हमारा भूमंडल, किससे बना है, चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना हुआ है। कहाँ पे, भूपर्पटी की। भूपर्पटी जरूर याद रख लेना आप लोग, भूपर्पटी से क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी को क्रस्ट कहते हैं।
पृथ्वी का भाग है ना क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर ऐसे करके, तो उसमें ये क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट के क्या, चट्टान और मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व है, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशन जो मिल जाते हैं वो जीवों के लिए मिल जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। स्थलीय भूभागों को महाद्वीप महाद्वीप कहते हैं। स्थलीय भूभाग जैसे कि जहां महाद्वीप क्या हो गया, बहुत सारे देशों को मिला के महाद्वीप बना दिया जाता है एक तरीके से, जिसे कॉन्टिनेंट्स कह देते हैं इंग्लिश में, ठीक। और जो तथा बड़े जलाशय जो महासागरीय बेसिन, इसे महासागरीय बेसिन कहते हैं, कॉन्टिनेंटल बेसिन्स, ठीक है। ओशियन बेसिन, महासागरीय मतलब ओशियन, ओशियन बेसिन्स, ये इनकी हिंदी है, ठीक। जो जैसे एक देश हो गया, वो भी किस पे आता है, भूमंडल में, और बहुत सारे देश मिलकर एक साथ जब जुड़ते हैं तो उसे भूमंडल पे कहते हैं। तो ऐसे ही हमने पृथ्वी को इजी पढ़ने के लिए इनको बांटा गया है। तो हमने क्या कहते हैं, जो भूमंडल का पार्ट है, जो पत्थर का बना हुआ है, जो ठोस है, उसे कहते हैं हम कॉन्टिनेंट्स। जिसमें कॉन्टिनेंट्स में क्या होता है, एक जगह पे बहुत सारे देश होते हैं। जैसे हम एशिया में रहते हैं, तो एशिया एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे देश हैं, ठीक है, चाइना है, इंडिया है, ठीक है, ये सारे देश जो एशिया में आते हैं, इसे एशिया कहते हैं, ठीक। ऐसे महासागरीय बेसिन, ऐसे बहुत सारे जो महासागर है अपने दुनिया में, पृथ्वी पर, उसको एक साथ मिलाया तो महासागरीय बेसिन कहते हैं। वो किसमें, जल का है पूरा, ठीक है। बड़े जलाशय, जो पानी की बात की है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, याद रखना। विश्व के मानचित्र को देखिए, ये सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। समुद्री जल का तल तभी सभी जगह समान होता है, ये हमेशा याद रखना। तभी हमेशा जब हाइट नापी जाती है कि ये जगह कितनी ऊंची है, तो समुद्र तल से नापी जाती है। आपने देखा रेलवे स्टेशन में कभी गए हो गए आप, तो वहां पर लिखा होता समुद्र तल से इतनी ऊंचाई के ऊपर है, तो समुद्र तल से, क्योंकि समुद्र तल हमेशा हर जगह समान होता है। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य मापा जाता है। पहले शून्य, क्योंकि शून्य है, नीचे समतल है, तो शून्य से लेकर ऊपर तक कितनी मीटर है, कितने हम किसी भी नापना चाहते हैं, वो इसलिए नापा जाता है। और क्यों नापा जाता है समुद्र तल, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई भी क्यों लिखा जाता है ये स्थल है, क्योंकि समुद्र तल समतल है, हर जगह एक जैसा ही है, इसलिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पूरे एक मैप है विश्व, जैसे महाद्वीप और महासागर है, दुनिया इसमें यही है, जो कुछ है जिसे हम कहते हैं दुनिया, वर्ल्ड, वो यही है। इसमें सारे देश हैं, पानी की जगह है, लोग रह रहे हैं वो जगह है, जितनी स्टेट्स हैं वो सारी वो जगह है यहाँ पे। तो ये पढ़ाना अभी बाद में है, क्योंकि इसको पूरा हर चैप्टर में, हर क्लास में, और ज्योग्राफी के जितने चैप्टर आएंगे सब में एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, ताकि इसको आगे भी आएगा तब मैं इस मैप पे आपको समझा, जो आता रहेगा मैं आप पे समझाता रहूंगा, ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट क्या है इस दुनिया में, सबसे ऊंची जगह है, ठीक है। और ये क्या है, समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, तो यहां से इसकी ऊंचाई 8848। आप कहोगे यहीं से क्यों नापा जाता है, क्योंकि समुद्र तल ही समतल है। अब वो कोई कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया से क्यों नापा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया समतल नहीं है, अमेरिका समतल नहीं है, कोई भी देश, कोई भी जगह समतल नहीं, इसलिए समुद्र तल से नापा जाता है। तो इसलिए इसका क्या है, 88 मीटर ऊंचा है। याद रखने वाली जरूरी है क्या, शिखर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है, ठीक। 8848, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ चीजें, ये चैप्टर जितना भी है, ये बहुत सारे जो डी ग्रेड के पेपर हैं, सी ग्रेड के पेपर हैं, उनमें जरूर आता है। और कभी कभी एक लाइन फैक्ट के ए ग्रेड के पेपर में, बी ग्रेड के पेपर में आ जाता है। इसलिए इसको हल्के मत लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और एक एक पॉइंट को याद कीजिए, समझिए, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 है। तो 11,022, और यही मीटर है, ये मीटर है। ये क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक। उसका क्या है, मैरियाना ट्रेंच, ठीक। क्यों, देखिए, एक चीज होगी जो सबसे ऊंची होगी, ठीक, एक चीज होगी क्या, गहराई होगी, जिसकी गहराई भी तो एक जगह होगी जहां पे सबसे ज्यादा है, तो वो तो सबसे गहरी जगह है वो है मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना ट्रेंच कहाँ है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में। और पैसिफिक ओशियन क्या है, ये मैप में देखिए आप, ये रहा पैसिफिक ओशियन, ये रहा पैसिफिक। आपको दो जगह कैसे, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, इसलिए दो जगह दिखाया, क्योंकि इसको ये क्या है, फ्लैट सरफेस में दिखाया जा रहा है, मैप है ये फ्लैट सरफेस पे। इसलिए अगर गोल ग्लोब में देखा जाएगा तो आपको गोल मिलेगी पूरी, इसलिए ग्लोब पूरी अच्छे से बताता है गोल। अगर आपको पृथ्वी के बारे में सही से जानना है, गोलाई में जानना है, तो आप ग्लोब के बारे में, ग्लोब को देख सकते हो। अगर आपको पृथ्वी की सटीक जानकारी चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए, कौन से देश कहाँ क्या है, तो आप इसमें देखेंगे, मैप में देखेंगे।
ठीक है, तो प्रशांत महासागर ये रहा, तो ये गोल है आपस में, तो मैरियाना ट्रेंच यहीं कहीं होगा, तो प्रशांत महासागर जो है मैरियाना ट्रेंच यहीं कहीं होगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 60 तक कहाँ गया, ये रहा यहाँ से ये यहाँ तक, तो ये होगा, तो मैरियाना ट्रेंच यहीं कहीं होगा, तो सबसे गहरी जगह होगी प्रशांत महासागर में। ठीक है, उसके बाद क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? सोचा कभी? तो सबसे ऊंची कहाँ पे? पृथ्वी के भाग से, ये 8848 मीटर, और जो सबसे नीचे है मैरियाना ट्रेंच वो रहा। ठीक है, महाद्वीप, महाद्वीप जिसे कहते हैं क्या? कॉन्टिनेंट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, जिसे कहते हैं क्या? कॉन्टिनेंट्स। थोड़ा साफ कर देता हूँ, धीरे धीरे लिख रहा हूँ ताकि मैं, कॉन्टिनेंट्स, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप 7 प्रमुख है, आपको खुद पता लग जाएगा, फिर उससे पता लगेगा बड़ा कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया है, ये रहा। ठीक, एशिया पहला हो गया, दूसरा अफ्रीका हो गया, ये हो गया, टाइम चेंज कर देता हूँ 1 मिनट, पहला दूसरा हो गया, 2 3 4 4 5 6 6 हो गए। देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, अब 7वां कौन सा है? ये रहा, अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए 7 महाद्वीप हैं इस दुनिया में, पूरी दुनिया, अगर इन 7 महाद्वीप को जोड़ लिया जाए तो सारे देश इसी में आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद जैसे कि पता होना चाहिए पहला सबसे बड़ा एशिया है, इसमें बहुत सारे देश हैं और यहाँ तक फैला हुआ है, ये सारे एशिया के पार्ट हैं, सारे जितने दिख रहे हैं टूटे हुए से इसमें एशिया के पार्ट है। फिर अफ्रीका है, सबसे टूटे पार्ट है, एक अफ्रीका है, ऐसा आगे पढ़ाया जाएगा इसके बारे में सब कुछ आपको धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ पढ़ाना अच्छी बात नहीं है। ठीक, उसके बाद पृथ्वी के 7 प्रमुख बता दिए, 7 कौन से हैं? ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, आप देख लीजिए कैसे अलग अलग है। देखिए, विस्तृत जल राशि कौन कौन सी है? ये विस्तृत जल राशि होगी। ठीक, उसके बाद ये विस्तृत जल राशि होगी, अलग है। ठीक, उसके बाद ये विस्तृत जल राशि होगी, अलग है। ठीक, ये किससे अलग है? ये एक स्थल संधि से अलग है, बस एक स्थल संधि जोड़े पड़े हैं, ये बाकी अलग नहीं है। ये कैसे जोड़े? वैसे ये अगर देखा जाए तो सारे यहाँ बीच में आपको जितना भी दिख रहा है ये जल ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसलिए ये विस्तृत जल राशि, ये लिखा वहाँ पे, ये एक विस्तृत जल राशि से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, बताया आपको, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक, विश्व के मानचित्र को देखिए तो ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध आपको पता क्या है? देखिए, ठीक, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया भी है और समझाया भी है अच्छे से। ये रही 0 डिग्री। ठीक, ये रही लाइन, ये लाइन। ठीक, इस लाइन को क्या कहते हैं? इसे आप विषुवत रेखा कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? ये है विषुवत रेखा। ठीक, उसके बाद इसके ऊपर वाला भाग ये उत्तरी है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर मतलब यहां से ऊपर देखेगा तो ये उत्तर में है। अब और बांटना चाहें तो उत्तर में क्या हो गया? ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ऐसे बांटना चाहें तो। ठीक है, ऐसे करके बढ़ जाएगी, ये गोल है तो ऐसे करके बढ़ सकता है, परंतु हम पूरे भाग को इसको उत्तरी गोलार्ध मानते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, इस लाइन से ऊपर कितने देश हैं? ये देखो, अमेरिका के सारे देश, ये लैटिन अमेरिका, उसके थोड़े से इतने यहाँ से ऊपर देश। ठीक है, अफ्रीका के आधे ज्यादा देश, एशिया पूरा, यूरोप पूरा। ठीक है, यहाँ तक पूरा, यहाँ तक क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। तो वो यहाँ पे बोला गया है कि विश्व के अधिकतर देखिए बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया गया, वो उत्तरी गोलार्ध पाया गया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, बताया मैंने। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। एशिया इतना बड़ा है कि पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसमें 1/3 भाग इसका है, एशिया का है, 1/3 इसका एशिया का। ठीक है, पार्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का 1/3 भाग किसका है? एशिया का। ठीक, उसके बाद यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बताया मैंने। आप वैसे ये हो गया कौन सा? उत्तरी गोलार्ध, ऊपर के उत्तर। वैसे ये इधर साइड क्या है? पूर्वी, पूरब क्या साइड है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ
तो ये पूरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि साइड है बिल्कुल तो पूरी गोलार्ध में, इसलिए बोला गया पूरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है, जैसे आपको पता ही होगा। ये कर्क रेखा, ये रहा 0 डिग्री, ये ऊपर वाली कर्क रेखा, ये जा रही है कर्क रेखा, और नीचे वाली कौन सी है, मकर रेखा। तो ये जा रही है यहाँ से उतर के जा रही है। उसके बाद एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इससे यूरोप से अलग करता है। आप देख लीजिए कहाँ पे यूराल पर्वत, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, साफ सफाई से, बढ़िया से। ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये लाइन, ये यूराल पर्वत की है। अभी एशिया यहाँ से कहाँ, ये यूरोप चालू हो गया, तो एशिया कौन अलग कर रहा है यूरोप से, यूराल पर्वत। ठीक है, याद रखिए, किसी पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में, एशिया के पश्चिमी भाग में यूराल पर्वत जो है वो यूरोप से अलग कर रहा है किसको, एशिया से। पश्चिमी भाग क्यों, क्योंकि ये इसके पश्चिम में ही है। पूरा अगर देखा जाए तो एशिया को पूरा देखा जाए तो ये बीच के सेंटर लीजिए, ऐसे बांट लीजिए, तो ये क्या बढ़ जाएगा, पश्चिम बढ़ जाएगा, इसलिए इसको पश्चिमी बोला गया। ठीक, उसके बाद यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। ये है आपका एशिया, यह है यूरोप। अगर एशिया महाद्वीप एक, ठीक, उसके बाद यूरोप भी एक महाद्वीप है, बता दिया मैंने आपको। इन दोनों को मिला दिया जाए और सफल अच्छी भाषा में लोगों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसे यूरेशिया कहा जाता है, इसके भूभाग को। ठीक है, इनको मिला के इसे यूरेशिया कहा जाएगा। उसके बाद यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, देख रहे हो आप, खुद देख लो मैप में, यूरोप जो है एशिया से बहुत ज्यादा छोटा है। देखो ये एशिया और ये यूरोप, बहुत अंतर है। उसके बाद फिर ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, बताया मैंने, पश्चिम इस साइड है, पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त क्या होता है, आर्कटिक वृत्त मैंने बताया आपको, याद नहीं होगा मुझे पूरा यकीन है। ये रही पृथ्वी 20 से 0 डिग्री, ठीक। उसके बाद ऐसे ये आर्कटिक वृत्त होता है, जो एंड में होता है ना सर्कल सा, ये आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक सर्कल, ठीक। और यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा जो है टर्न यूरोप, वो यहीं पे है, ठीक। यूरोप एशिया में बहुत छोटा है, ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम भाग में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे वो गुजरता है। आर्कटिक वृत्त मैंने दिखा दिया, एक बार और दिखाता हूँ मैप पे। आर्कटिक वृत्त ये रहा, ये पूरा आर्कटिक वृत्त है, यहाँ पे ये भाग जो है आर्कटिक वृत्त में आ जाएगा, ऐसे सर्कल बनता है, ठीक है। पहले वाले चैप्टर में अच्छे समझा, आर्कटिक वृत्त, सारे वृत्त समझाए आपको। ये 3 तरफ से जल से घिरा है, खुद देख लीजिए, विश्वास मत कीजिए, खुद देख लीजिए, 1 2 3 घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए, तो स्थिति पता लगी आपको। उसके बाद अब पढ़ाई कर रहे हैं किसके बारे में, अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप खुद देख लीजिए कौन बड़ा महाद्वीप है, ये रहा एशिया, ये रहा अफ्रीका, साइन पता लगेगा आपको। एक ऐसा यही आगे देखते हैं, बताएंगे तभी पता लगेगा आपको। अफ्रीका विश्व के बाद सबसे बड़ा, विश्व वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, देख लीजिए। ये रहा इसका, ये रहा पूरे एशिया, ये रहा बीच में 0 डिग्री, इसे विश्व वृत्त कहते हैं। तो ये क्या है, इसका लगभग बीच से, मतलब यहाँ से गुजरती तो पूरा बीच हो जाता है, पर लगभग बीच से गुजर रही है इसकी, ठीक। आगे देखिए, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पता है ऊपर की तरफ है। आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। ये रहा पृथ्वी 0 डिग्री, ये रही 23.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री। इसमें पूरा बसा हुआ है आपका यूरोप, ओ सॉरी क्या नाम है, भारत देश का में अफ्रीका। ये लाइन भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी, तीनों चीज गुजरती हैं। अब आप मैप में देखिए, ये रहा, ये रही हमारी कर्क रेखा, ये रही विषुवत रेखा, और ये रहा मकर रेखा, तीनों इस वाले कॉन्टिनेंट से गुजर रही हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत। सारा का रेगिस्तान एक सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। सारा रेगिस्तान ये स्थित, ये रहा सारा मरुस्थल, ठीक।
फिर धीरे आप जब और पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको देश पता लगेगा। अभी आपको कॉन्टिनेंट पता है कौन से कॉन्टिनेंट में। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है, चारों तरफ समुद्र महासागर से घिरा है। देख लीजिए आप कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, और महाद्वीप और महासागर से घिरा हुआ है। आप खुद देख लीजिए ये जितने ये सारे महाद्वीप महासागर है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है, वो होकर गुजरती है, यहीं से आती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तो बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा, विश्व रेखा, इसके किन किन भागों से, मतलब किन किन देशों से गुजरते हैं, देखना पड़ेगा। उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका क्या है, ये भी क्या है, एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंटल है, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक। इसे कहते हैं रॉकी पर्वत यहाँ पे है, ठीक है, अचेंसिस पर्वत यहाँ पे है। इसका आगे देखते हैं क्या है रॉकी पर्वत। तो इसका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है, एशिया, दूसरा कौन सा, अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकर स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। एक पनामा जल संधि, बाकी जल संधि के बारे में बताऊंगा। ये जो 5 जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं पनामा जल संधि, पनामा जल संधि। संधि को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब तो लास्ट ही है, देखिए मैं आपको और समझाता हूं अच्छे से ताकि समझ में और आए। देखिए ये होती है स्थल संधि, जब दो स्थल को एक साथ जोड़ रही है। देखो ये भी स्थल है, ये भी अब ठोस पदार्थ पाठ है, मतलब देश एक जगह, इसमें देश होंगे बहुत सारे, ये भी स्थल है, ये भी स्थल है, तो इसको कहते हैं स्थल संधि। स्थल संधि, ठीक है, इसे कहते हैं इस्थमस। इंग्लिश वाले कुछ और तरीके से पढ़ते होंगे पर मैं जो कह रहा हूँ वो इस्थमस कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्थल का एक संकरा भाग, संकरा मतलब पतला सा हो गया, देखा ऐसे बहुत पतला सा, जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता हो। ये दो बड़े भाग हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और ये संकरा भाग एक साथ जोड़ता है, इसको स्थल संधि कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इस्थमस, ये लिखा हुआ मैंने इंग्लिश में, ठीक। उसके बाद जल संधि, पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक साथ जोड़ता है, उसे कहते हैं किसे, स्टेट, जल संधि, इसे कहते हैं जल संधि, इसे कहते हैं स्टेट्स। पानी का संग्रह भाग जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र और महासागर को एक साथ जोड़ता है, उसे कहते हैं स्टेट। अब देख लीजिए आप, ठीक, ये यहाँ पे समुद्र जुड़ रही है जी, पूरा समुद्र जुड़ रहा है। दो संकरी चीज, मतलब ये थोड़ा महासागर हो गया और प्रशांत समुद्र महासागर एक साथ मिल रहे हैं, यहाँ पे समुद्र हो गया ये सब और महासागर मिल रहे हैं, तो ये कहते हैं जल संधि, ठीक। सॉरी ये तो सॉरी ये तो स्थल संधि है, ये तो स्थल संधि है, सॉरी ये स्थल संधि है, ठीक, ये स्थल संधि है। ये दो बड़े भाग भूभाग को जोड़ रही है, स्थल संधि है। और जैसे इंडिया है, ये रहा इंडिया में, ये जगह इसे जल संधि कहते हैं, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। ये सारे इसमें ये पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। ये जल संधि, जो संकरा भाग यहाँ पे जल है, जो ये जो छोटी जगह है, नदी मान लो, कुछ भी मान लो, द्वीप मान लो, वो किससे इससे जोड़ रहा है, इंडिया क्या नाम है, हिंद महासागर जोड़ रही है, ठीक है। कहता है ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा, उत्तरी महासागर, उत्तरी अमेरिका। ये देखो उत्तरी और पश्चिम, उत्तर पूरा ऊपर हो गया और पश्चिम मतलब बिल्कुल इस साइड, इसलिए उत्तरी पश्चिम में, इस पूरी तरह से उत्तरी पश्चिम में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागर से घिरा है, क्या ना। अब 3 महासागर कौन से घिरा है, देख लीजिए 3 महासागर, ठीक है। ये 3 महासागर घिरा, अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक, ठीक है, इनसे घिरा हुआ है। अब दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और बाकी आप मैप देख लीजिए, ये रहा दक्षिणी गोलार्ध, ये रहा दक्षिणी गोलार्ध। कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से इस पार, ये 0 की लाइन। ज्यादातर भाग देख लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में ही है सारा, ठीक है। इतना सा भाग बस उत्तरी गोलार्ध में, तो ज्यादातर भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में, ये बताइए। इसके पूर्व या पश्चिम में कौन से 2 महासागर, ये अब देख लेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी पर्वत श्रृंखला एंडी इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी
और नदी अमेजन नदी बहती है, ठीक है। अब एंडीज पर्वत और अमेजन नदी देखते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो रही है एंडीज। यहाँ से लेके ऐसे करके ये लंबाई में फैली हुई है, इसे कहते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। नील नदी, ये अमेजन नदी ये रही, तो यहाँ से बह के निकलती है, ठीक है, बहुत सारे देशों में बहती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का देश भी है और एक महाद्वीप भी है। आप खुद देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी चीज है, बस यही है, देश भी है और महाद्वीप भी, बाकी सब देश हर एक महाद्वीप में जुड़ा हुआ है। जैसे इंडिया एशिया महाद्वीप में जुड़ा हुआ है, परंतु ऑस्ट्रेलिया जो है वो खुद एक महाद्वीप भी है और देश भी है, इसे द्वीपीय देश कहा जाता है। द्वीपीय ऑस्ट्रेलिया जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, पता नीचे की तरफ स्थित है, चारों तरफ महासागर और समुद्र से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, कोई देश नहीं है आसपास। ये देखो, ये समुद्र, ये समुद्र, ऐसे समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए द्वीपीय महासागर, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, नीचे बिल्कुल है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा बर्फ मोटी, आपने देखो जितने हम जितने हम पोल्स पे जाएंगे उतनी ज्यादा सर्दी और बर्फ की चादरें हमें मोटी मोटी मिलती रहेंगी। ऐसे नॉर्थ पोल में, क्योंकि आप देखेंगे जितने यूरोपीय देशों में बर्फ ज्यादा पड़ती है, जैसे रशिया में बहुत बर्फ पड़ती है ऊपर की तरफ, तो इसलिए ऐसी नीचे की तरफ भी ऐसी है। जैसे साउथ पोल में जाएंगे तो भी बर्फ, क्योंकि साउथ पोल में क्या है, ये रहा साउथ पोल, ये एरिया जो है ये साउथ पोल का एरिया है ये, ठीक है। यहाँ हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, क्योंकि अंटार्कटिका यहीं पे है और अंटार्कटिका किसी दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव जीवन निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के कौन कौन से शोध केंद्र, मतलब जहाँ पे आप अपने शोध कर सकते हैं, उसके लिए बस मैत्री नाम के शोध केंद्र हमारा, और दक्षिण गंगोत्री नाम का शोध केंद्र है जो यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे, अंटार्कटिका में, ठीक है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव मैंने बताया, साउथ पोल जो है ये रहा दक्षिण ध्रुव, ये रहा महाद्वीप पूरा, ठीक है। इसमें कहाँ है, बीच में स्थित है, इसे कहते हैं साउथ पोल। ये पूरा साउथ पोल है, पृथ्वी जैसे गोल है तो ये साउथ पोल है, और यहीं अंटार्कटिका है पूरा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। आज की वीडियो इतनी ही थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे आपको अपने पेस और तरीका और याद करना जरूरी है। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपको पता लग जाएगा। आप मुझसे ज़्यादा फैक्ट जान जाएंगे, मुझसे ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी अगर आप रोज पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे तो, ठीक है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।